स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने जो नोट्स दिया है उसमें एक ऑसिलेशन फ्रैक्शन पार्ट मैंने लिखा है। देखिए, जिसे मैंने लिखा है कि ऑसिलेशन फ्रैक्शंस आर टेकन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि 1/8 ऑफ एन ऑसिलेशन, आप उसे पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे टाइम के फ्रैक्शन से। सो फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि द फर्स्ट 1/8 ऑसिलेशन मीन्स, फर्स्ट 1/8 ऑसिलेशन का मतलब है कैपिटल T/8 टाइम नहीं है। फर्स्ट 1/8 ऑसिलेशन का मतलब है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो बच्चों कि देखो 1/4 ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या है बताओ। मीन से लेकर पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी ए तक, इसे हम कहते हैं 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। तो 1/8 हो जाएगा मीन से लेकर A/2 तक, ठीक है। मीन से लेके ए तक हो गया 1/4, उसी को आधा कर दीजिए तो इट शुड बी फ्रॉम 0 to A/2, नॉट ए, ठीक है बच्चों। तो 1/8 ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये है। तो इस हिसाब से देखियो, एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड, दिस इज वन ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, और इसमें 99% स्टूडेंट्स इसमें मिसलीड हो जाते हैं और इसको गलत कर बैठते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखना कि फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज रेफर्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम जब ऑसिलेशन को देखते हैं तो उसके डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्शन को हम काउंट करते हैं, नॉट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम। कई बार मैच भी कर जाता है बच्चों। जैसे कि देखिए, कोई अगर कहता है कि आधा ऑसिलेशन, मतलब ये गया ये आया, हाफ ऑसिलेशन, तो टाइम कितना लगता है बताओ। टाइम भी हाफ हो जाता है। इवन 1/4 की बात सोचो आप, 1/4 मतलब हम समझते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब वहाँ पे टाइम भी T/4 हो जाता है, तो मैच कर जाता है। बट नॉट लाइक 1/8 ऑसिलेशन, 1/6 ऑसिलेशन को हम जब, और अदर फ्रैक्शंस को हम विजुअलाइज करेंगे एज डिस्प्लेसमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर अप 3 आउट ऑफ 8 ऑसिलेशन, ठीक है, 5 आउट ऑफ 8 ऑसिलेशन, इन्हें कवर होने में क्या टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को हम एक बार रियलाइज करते हैं। सपोज करो कि वही बच्चों की एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। मान लीजिए कि ये हो गया x इक्वल्स टू -a, और ये हो गया दिस इज योर x इक्वल्स टू +a, ठीक है, विद द मिड पॉइंट यहाँ पर, दिस इज द मेन पोजीशन, सपोज करो m, ठीक है, ओके। अब अगर इस पूरे ऑसिलेशन को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जानते हो क्या क्या होगा। आप एक काम करो, इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स, देखो ये तो हो गया 0, ये a, ये -a, यहाँ पर और एक मिड पॉइंट ले लीजिए आप, ये देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो ये पोजीशंस क्या होंगे आप ही बताओ जरा सोचकर। ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा A/2 राइट में, और ये हो जाएगा -A/2, मतलब A/2 लेफ्ट में। तो अब इसके ऑसिलेशन के 8 पार्ट्स हो सकते हैं। कैसे देखिए, फर्स्ट 1/8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या समझे आप, 0 से A/2 तक। फिर सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ये वाला हो गया, कहाँ से कहाँ तक आप सोचे बच्चों, A/2 से लेकर A तक। फिर 3 आउट ऑफ 8 पार्ट ये हो गया, देखिए, मतलब A से लेके A/2 तक। 4 आउट ऑफ 8 पार्ट, यानी देखा जाए तो हाफ ऑसिलेशन ऐसे कंप्लीट हो गया है। ये हो गए 4 पार्ट्स, और बाकी जो हाफ ऑसिलेशन है उसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके -A/2 तक। उसके बाद ठीक उसी तरीके से -A/2 से लेकर -A तक। फिर बच्चों इसको वापस भी आना है। देखो दिस इज 7th पार्ट आउट ऑफ 8 एंड द लास्ट वन इज 8th आउट ऑफ 8। तो इस तरीके से हम इसे ऑसिलेशन को 8 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबरिंग करो आप, देखो ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, ये है फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ वन, दिस इज द सेवेंथ वन, एंड दिस इज द 8 आउट ऑफ 8, यानी 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। इस तरीके से हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं।
जबकि बच्चों एक बात हम देखो, प्रीवियस डिस्कशन से एक बात हमें मालूम है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने 1/4 ऑफ ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको याद होगा T/4, हाँ या ना बताओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 0 से लेके A तक। मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने कहा था बच्चों देखो, अगर आप यहाँ से इसको हाफ वेव मार्क पे रखो तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग ये वाला जो टाइम कोऑर्डिनेट आएगा, दिस टाइम कोऑर्डिनेट विल बी T/12। ये वाला जो टाइम, ये जो टाइम तो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों की, देखो 0 से लेके A/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है बताओ? T/12 टाइम लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ और एक बात भी आपको बता दूं कि साइन वेव में जो एक अपर लोब है, मतलब एक हाफ लोब जो भी होता है, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, तो ऊपर के पार्ट में भी जो पीक पॉइंट है उसके अबाउट जो दो टुकड़े होते हैं, 2 पार्ट्स आर सिमेट्रिकल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप साइन ग्राफ का ये पोर्शन देखो, ये देखो हाफ साइकिल को, यानी ये एक लोब आप देखते हो। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वी शैल गेट ए पैराबोला, लेकिन एक लाइन इमेजिन करो जो कि हाईएस्ट पॉइंट से गुजरता है, तो एसेंड का पार्ट और डिसेंड का पार्ट दे आर सिमेट्रिकल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो साइन में ठीक उसी तरीके से बच्चों देखो, ये जो पीक पॉइंट है, अगर आप इमेजिन करो इसको हम 2 टुकड़ों में, इसको एक मिरर समझो आप। अगर इसको आप मिरर समझते हो, एक प्लेन मिरर आप इमेजिन करो, तो बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा इसका इमेज। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हमें याद रखना चाहिए कि देखो, अगर कोई कहता है कि 0 पोजीशन से ये तो खैर हो गया, दिस वन इज अप टू A। अगर कोई पूछता है कि 0 से A/2 तक चलने में व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, तो हमने अभी अभी क्या बताया था कि यहाँ से ये जो टाइम कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से इट शुड बी T/12। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पूछता है आपको कि इसको सीधा आगे बढ़ा दो, यानी अगर कोई पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, तो आप कहोगे कि इस पार्ट का मिरर इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं कि देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस शुड ऑल्सो बी T/12। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप और एक कोऑर्डिनेट A/√2 का भी ले सकते हो। आपको याद होगा कि A/√2 तक जाने में T/8 लगता है, तो यहाँ से अगर बैक चलोगे मिरर इमेज मान के, वो भी T/8 आएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे यूजुअली घबरा जाते हैं और उनके आंसर्स गलत हो जाता है। मैंने आपको बताया भी कि जैसे कि क्वेश्चन में एक एग्जांपल मैंने नोट्स में दिया है कि इफ गिवन टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन इज T, देन हमें पूछा गया कि व्हाट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 आउट ऑफ 8th ऑसिलेशन। ठीक है ना, हमें पूछा गया कि गिवन फॉर एन ऑसिलेशन टाइम पीरियड बच्चों गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है T, और हमें पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट, वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना 5 आउट ऑफ 8th फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ये हमें पूछा गया है। तो बिना सोचे समझे अगर कोई आंसर देता है तो कहेगा अच्छा एक ऑसिलेशन का T टाइम है, देन 5 आउट ऑफ 8 का टाइम होगा। देखो बिना सोचे समझे आंसर हो जाएगा 5T आउट ऑफ 8। लेकिन बच्चों ये आंसर सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों जानते हो? बात वही है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है कि सी द फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशंस आर नॉट द टाइम फ्रैक्शंस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्शंस। तो आप ही सोचिए 5 आउट ऑफ 8 ऑसिलेशन को हमें कैसे इमेजिन करना चाहिए? हम कहेंगे ठीक है, इन 8 टुकड़ों में 5 को काउंट कर लो आप। मतलब क्या समझे? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो बेसिकली हमें पूछा गया कि पार्टिकल को यहां तक आने में स्टार्टिंग से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या टाइम लगेगा बताओ। अगर आप देखो कि फर्स्ट 1, 2 एंड 3, 4 है ना, टोटल 8 में से 5 पार्ट्स की बात चल रही है। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि देखो 5 आउट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज 4 आउट ऑफ 8 प्लस 1 आउट ऑफ 8। समझ गए बात को? तो 4 आउट ऑफ 8 जो आया
इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टू विजुअलाइज दैट इट इज हाफ ऑसिलेशन। समझ गए? अगर आप 1 2 3 और 4 को काउंट करो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया, फिर यहाँ पे मोमेंटरी रुक कर इधर चला आया। ठीक है, मतलब अगर आप ग्राफिकली देखो तो ग्राफिकली बच्चों क्या होगा बताइए आप जरा। ग्राफिकली ये जो 4 टुकड़े हैं यहाँ पे हम कहेंगे ये देखो हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये टाइम तो हमें पता चल गया, इट इज ऑल ऑफ अस नो दैट इज t/2 आधे ऑसिलेशन के लिए। अब जो फिफ्थ पार्ट है, अब इस फिफ्थ पार्ट को जरा सोचो क्या है ये। फिफ्थ पार्ट को आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, ये 0 से लेकर -a/2 तक चलने में जो टाइम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे 0 से लेके -a/2 तक चलने में जो टाइम है, ऑब्वियस सी बात है ये इतना ही टाइम होगा, क्योंकि इसी का तो मिरर इमेज लोअर लोब बनता है, अपर लोब, अपवर्ड एंड इरेक्ट लोब जो बनता है। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये जो टाइम होगा ये और थोड़ा सा टाइम लेगा, कितना लेगा? t/12 टाइम एक्स्ट्रा लेगा ये। समझ गए बात को? आई मीन टू से देखो यहाँ से पूरा कंप्लीट होने में यहाँ तक तो टाइम लगा t/2, और ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो फिफ्थ पार्ट के लिए वो टाइम लगेगा 0 से -a/2 तक के लिए टाइम लगेगा t/12। वाई? बिकॉज 0 से a/2 तक का भी टाइम है कितना? t/12। अब बताइए, तो बच्चों हम कहेंगे देखो इस पार्ट के लिए जो टाइम लगेगा 4 आउट ऑफ 8 पार्ट के लिए, ऑल ऑफ अस नो दिस इज t/2, और जो बाकी जो 1/8 पार्ट यानी दिस द फिफ्थ पार्ट, इसके लिए टाइम लगेगा t/12। आप इन्हें प्रॉपरली ऐड करोगे यू विल हैव 7 कैपिटल T आउट ऑफ 12। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए एक पेज अलग से लिखा है। ऑलराइट बच्चों, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है जानते हो? वो है हाउ टू गेट टाइम पीरियड, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम, इसमें मैं आपको बताऊं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस। हमने कहा था कि सी व्हेन एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज -ω² × x। फिर हमने सोचा कि इफ द मास ऑफ द ऑसिलेटर m है देन व्हाई नॉट द फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? -m × ω² × x। मैंने कहा था कि इसमें से जो बच्चों m × ω² है इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ के हमें निकालना चाहिए कि ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू √k/m। हाँ या ना बताइए? वंस यू गेट ओमेगा, ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है आप सभी जानते हो, टाइम पीरियड होता है 2π/ω। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2π √of मास ऑफ द ऑसिलेटर अपॉन इक्विवेलेंट स्प्रिंग फैक्टर, ये होता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी ऑसिलेशन में अगर आप फोर्स को इस तरीके से लिखती हो कि -mω² × x, इसी को आप ऐसे पढ़ती हो कि -kx, तो बच्चों इस k को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वंस यू गेट दिस k, तो k पाने के बाद इफ यू नो द मास ऑफ द ऑसिलेटर, तो टाइम पीरियड टू गेट टाइम पीरियड इट इज इजी स्टेप्स 2π √m/k। ठीक है ना? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस नोट्स में मैंने हायरार्की लिखा है बच्चों। देखो एक तो है सबसे पहले अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज फॉर लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग है उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि सीधा ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू एंड फ्रो, इस तरीके से। इवन वर्टिकल भी हो सकता है बच्चों, ऊपर गया नीचे आया फिर ऐसे करके इधर आया, मतलब इट कैन बी वर्टिकल ऑल्सो। तो लेकिन एक लाइन में है, इट कैन बी ऑब्लिक टिल्टेड ऑल्सो, ये भी हो सकता है कि देखो एक टिल्टेड लाइन के अलाउंग इट इज परफॉर्मिंग, ये भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाएगा। तो अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड हम कैसे पाते हैं? देखिए आप क्या करोगे, निकालोगे एफ एक्स क्या जानते हो? इट इज बेसिकली नेट फोर्स किस पर? उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स एट डिस्प्लेस्ड और डिस्टर्ब्ड पोजीशन। मतलब क्या समझे बच्चों? सी
जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और बिल्कुल रेस्ट पर है तब तो कुछ नहीं होगा। आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे, मतलब वो जब डिस्टर्ब पोजीशन में है तो क्या होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, देखो ये है नेट फोर्स एट डिस्टर्ब्ड और डिस्प्लेस पोजीशन, जानते हो, और इसको हम कहेंगे अलोंग द डिस्टर्बेंस या अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये बात, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्स मतलब अगर आपने मेन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को हटाया राइटवर्ड्स मान के चलो, तो आपको राइटवर्ड्स लेना पड़ेगा, राइटवर्ड्स नेट फोर्स कितना है, ठीक है। अगर मान के चलो किसी वर्टिकल ऑसिलेटिंग सिस्टम में आपने किसी को नीचे की तरफ डिप्रेस किया है तो वो आपका एक्स है, मतलब नीचे की ओर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स डाउनवर्ड्स कितना है। जिस तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है उसी तरफ आपको लिखना है फोर्स। तो बच्चों देखो, क्योंकि 1D का मामला है, स्ट्रेट लाइन का मामला है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, ठीक है। और अगर आपको ये मिलता है, इफ यू गेट कि एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ समथिंग इंटू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ समथिंग इंटू एक्स, एंड इफ दिस थिंग इज ए कॉन्स्टेंट, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेस पोजिशन, अगर आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, माइनस कोई एक कांस्टेंट, अब उस कांस्टेंट में बच्चों बहुत कुछ हो सकता है बट अल्टीमेटली रिजल्ट उसका कांस्टेंट होना चाहिए, इनटू एक्स, तो बच्चों इससे कंफर्म होता है कि इट इंप्लाइज दैट द मोशन इज, ये इसका सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए, इट मींस इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस एक्सप्रेशन से एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कभी आपको ये मिला कि एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, इसमें छिपा है 4 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर अंडर रूट गामा, लेकिन ये सारे कांस्टेंट्स हैं, सपोज करो अल्फा 4 तो इनबाउंड कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा सारा कुछ कांस्टेंट है, तो ये जो कॉम्बो बैठा देखो ये कांस्टेंट है, इनटू एक्स अगर आपको मिला है तो ये जो कॉम्बो है इट विल बी कॉल्ड एज, क्या बताओ, इट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर की आपको पहचानना है, फिर आप आराम से टाइम पीरियड निकालिए, कैसे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ऑसिलेटर अपॉन फोर्स फैक्टर के, जो भी यहां पे कॉम्बो में बचेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वे वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए लीनियर एसएचएम, ठीक है, ये तरीका है बच्चों। ठीक उसी तरीके से देखो, और एक अनदर वे इज फॉर योर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली ट्विस्ट होता है, या तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल हमने प्लेस किया है, अब उसको टिल्ट करके हम छोड़ देते हैं, फिर इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। या तो बच्चों हम पढ़ते हैं ना कि एक अनस्पन थ्रेड से एक मैग्नेट सस्पेंडेड है, अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके हम घुमा देते हैं तो द मैग्नेट ऑसिलेट्स इन दिस मैनर। तो ये सारे होते हैं एंगुलर ऑसिलेशन। समझ गए बात को? एंगुलर ऑसिलेशन मतलब जैसे कि हम लीनियर में क्या करते हैं, राइट गया वापस आया, लेफ्ट गया वापस आया। एंगुलर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज गया पीक तक, फिर वापसी हुई, फिर क्लॉकवाइज गया, फिर वापसी हुई, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर पोजीशन से। तो इसी को हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। उसमें भी आपको एक बात का ख्याल रखना है, क्या आपने इक्विलिब्रियम से ऑसिलेटर को आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उस वहां पे छोड़ दिया, या क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ दिया है। बच्चों एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप जब भी किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो जो डिस्टर्बेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट आप देंगे दैट शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों बताओ? क्योंकि हम जानते हैं सभी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से ये है कि इट शुड बी ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉक को आपने यूं खींचकर छोड़ दिया बहुत दूर, स्लाइटली डिस्टर्ब करो छोड़ दो। सपोज करो कोई वो सिस्टम होता है ना कि एक सिलेंडर इट इज पार्शियली इमर्स्ड इनसाइड ए लिक्विड, हम उसको बिल्कुल दबा के नहीं छोड़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, स्लाइटली डिप्रेस एंड छोड़ दो, इट विल ऑसिलेट टू सम एक्सटेंट, मतलब बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, सो दैट विल बी नियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वो ऑथेंटिक होता है, एसएचएम के करीब होता है वो, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसमें निकालोगे टाउ थीटा। टाउ थीटा क्या है बच्चों?
इट इज हम कहेंगे नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इन द डिस्टर्ब्ड कह सकते हो, और डिस्प्लेस्ड ओरिएंटेशन पोजीशन, या यहां पे ओरिएंटेशन कहोगे, ओरिएंटेशन, ठीक है। एंड यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा अलोंग डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है बच्चों, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट है थीटा। आपको जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने राइटवर्ड डिस्प्लेस किया, यहां पर भी वो है कि सेंस इसका देखना पड़ेगा कि आपने उसे एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया कि नहीं। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दिया है इक्विलिब्रियम से, तो आपको नेट टॉर्क इन द डिस्टर्ब्ड पोजीशन अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर ही देखना है। तो बच्चों अगर बाई चांस आपको ये मिल जाता है कि टॉर्क थीटा इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग कांस्टेंट इनटू थीटा, तो देखो इसके अंदर जो रहेगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे, उसमें था लीनियर में स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पे हम कहेंगे टॉर्शनल कांस्टेंट। ऑलराइट, तो बच्चों सब कुछ लगभग सेम है। देखो x का रोल थीटा प्ले कर रहा है, fx का रोल टाउ थीटा प्ले कर रहा है, और k का रोल प्ले कर रहा है c। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, जैसे कि अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि हाउ टू गेट टाइम पीरियड, तो हमने क्या लिखा बताइए, याद कीजिए, 2π√m/k, है ना। तो यहां पर लिखेंगे, यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे 2π√m/k ना लिखकर m का जो रोटेशनल ब्रदर है कौन है, I अपॉन, और k का जो रोटेशनल ब्रदर है कौन है बताओ, c। देखो सिमिलर है, वहां पे लीनियर में m/k लिखते हैं, यहां पे I/c लिखेंगे। एंगुलर SHM ये हो गया है, ठीक है ना। और एक तरीका है बच्चों, तो दो तरीका हमने सीखा कि लीनियर के लिए क्या करना है, नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है इन द डिस्प्लेस पोजीशन। टॉर्क के लिए क्या करना है, एंगुलर के लिए नेट टॉर्क अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेस पोजीशन। और तीसरा तरीका ये होता है एनर्जी कॉन्स्टेंसी मेथड, एनर्जी कॉन्स्टेंसी। बच्चों बिकॉज पहले ही मैंने बताया था कि देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। और कंजर्वेटिव फोर्सेस या टॉर्क्स के प्रेजेंट में क्या होता है, एनर्जी कभी डिसिपेट नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। देयर इज नो वे ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, हेंस एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड। हाँ, उसका फॉर्म जरूर चेंज होगा, जैसे कि एक लीनियर SHM की बात सोचो आपकी, जहां पे उसका स्पीड ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, या जहां पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। कौन सा पोजीशन है वो, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी एक मोमेंट के लिए ही सही रुक जाता है, इट स्टॉप्स, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। जबकि मीन पोजीशन में बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम रिगार्ड करते हैं जीरो या मिनिमम कह सकते हो आप उसे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से टोटल एनर्जी SHM में जो ऑसिलेटर है उसका टोटल एनर्जी होता है कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी बिकॉज बच्चों ये कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में भी आप जानते हो जीरो हो जाता है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप इस चीज का यूज करोगे, d/dt करके आप इसको जीरो लिख दो, ठीक है। सबसे पहले ऐसा एब्रप्टली नहीं, सबसे पहले आप देखो कि ठीक है ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन, सपोज करो ऑब्जेक्ट का ये मीन पोजीशन है और वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो अपने डिस्टर्ब पोजीशन x पर है। सपोज करो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो आपका काम ये है कि आप एनर्जी को एक्सप्रेस करोगे, एनर्जी को आप एक्सप्रेस करोगे पूरी तरीके से इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ v, पूरी तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे, एनर्जी आपको मिलेगा एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को आप डेरिवेटिव निकालोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आपको जीरो मिल जाएगा। जैसे आपको जीरो मिल जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं एक इक्वेशन में अरेंजमेंट हो जाएगा, जहां से आपको मिल जाएगा कि a इज इक्वल्स टू माइनस
समथिंग इंटू एक्स, इस फॉर्मेट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे आपको ये मिल जाएगा तो आप पकड़ लेना कि ये जो चीज है कांस्टेंट वही है ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ही ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाए, बाकी काम तो आप जानते ही हो, वंस यू गेट ओमेगा स्क्वायर आप फिर ओमेगा निकाल लोगे, और ओमेगा निकालने के बाद टाइम पीरियड निकालोगे 2π/ओमेगा। तो इस तरीके से हम ऑसिलेटिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, हालांकि टीचर्स काफ़ी ऑसिलेटिंग सिस्टम पढ़ाने में बिलीव करते हैं, स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि बहुत सारा ऑसिलेटिंग सिस्टम पढ़ें, बट मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बता के रखूं, आप इवन प्रीवियस ईयर नीट के पेपर देखो या AIPMT के पेपर देखो, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में क्या होता है, आपको दो ही ऑसिलेटिंग सिस्टम में से पूछा जाता है, एक है सिंपल पेंडुलम और एक है स्प्रिंग पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है आप सभी जानते हो कि a massive object, a object having some mass suspended by a string and it oscillates। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है, बहुत सिंपल है। एक स्प्रिंग में एक एंड पर आप ब्लॉक सस्पेंड कर दीजिए और एक एंड को आप फिक्स कर दीजिए, नाउ लेट द ब्लॉक ऑसिलेट, इसी को हम स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं बच्चों। कई बार हम वर्टिकल लेते हैं, कई बार हॉरिजॉन्टल लेते हैं, कई बार हम इंक्लाइन प्लेन में भी उसको रखते हैं। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, क्लास 11 में हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, हाउ टू डिराइव, हालांकि डेरिवेशन कोई खास नहीं है बच्चों इसमें। तो जहाँ तक कंपैरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे तो आपको डिराइव करना नहीं है, आपको हाँ जो मेन एप्लीकेशन है उसको आपको याद रखना है। तो बच्चों बताइए कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम, उसमें क्या क्या हमें याद रखना है। ऑल ऑफ अस नो हाउ टू ड्रॉ ए सिंपल पेंडुलम। हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक है, और मान के चलो सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन दिस वे, इस तरीके से, इट इज स्विंगिंग इन दिस मैनर। ये जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है वी कॉल इट बॉब ऑफ द पेंडुलम, इट बेसिकली ऑसिलेट्स इन दिस मैनर। बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका लेंथ है, जिसका रेडियस है खुद लेंथ है, मास मान के चलो इसका m है। तो बच्चों इसको डिराइव करेंगे तो हमें एक रिजल्ट सामने आता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, आप सभी जानते हो 2π√of लेंथ अपॉन g। ठीक है, तो एक बात आप सोचिए जरा, सबसे पहली बात जो स्ट्राइकिंग है कि यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का मास 100 ग्राम है या 200 ग्राम है या 500 ग्राम है या 10 ग्राम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है बच्चों, देखो ये जो स्विंगिंग एम्पलीट्यूड है ना, सपोज करो पेंडुलम मैक्सिमम यहां तक जा रहा है तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम मान के चलो थीटा नॉट। इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर एम्पलीट्यूड, बट हाँ वी शुड टेक केयर दैट कि पेंडुलम को बिल्कुल बहुत एम्पलीट्यूड के साथ उसको ऑसिलेट ना करे। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है तो बच्चों वो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक से हटकर इट टेंड्स टुवर्ड्स पीरियोडिक मोशन, याद रखिएगा। जब एम्पलीट्यूड बाकी डायमेंशन के कंपेरेबल, जैसे देखो सपोज करो ये राइट को बहुत दूर जा रहा है, लेफ्ट को बहुत दूर जा रहा है, मतलब जो जितना जा रहा है वो लेंथ के कंपेरेबल है। ठीक है, इन दैट केस वो मोशन पीरियोडिक हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक से वो डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब डेविएट हो जाएगा कह सकते हो। तो बच्चों कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एम्पलीट्यूड रहे, बट हाँ एम्पलीट्यूड अगर कम है, मानो 2 डिग्री है या 5 डिग्री है या 10 डिग्री है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई 2 डिग्री पे कुछ टाइम पीरियड है, 5 डिग्री पे कुछ टाइम पीरियड, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा टू द पावर 0 या थीटा नॉट टू द पावर 0। पावर 0 मतलब समझते हो ना कि भाई एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी के पावर 0 पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात को। तो बच्चों 2 बातें आ गई सामने, लेकिन देखो और एक चीज है कि टाइम पीरियड जरूर डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, जो कि रेज़ टू द पावर हाफ है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है g रेज़ टू द पावर -हाफ। ठीक है, अब बात ये हुआ बच्चों कि मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम जो है वो g पर डिपेंड करता है। g को चेंज करो, कैसे चेंज करोगे बताओ।
हम सभी जानते हैं कि इफ वी टेक ए पेंडुलम, मतलब हम एक पॉइंट यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर है और हम मान कर चलो बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे चले गए, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए। जैसे कि आपको ग्रेविटेशन में वो रिजल्ट याद होगा कि अगर हम वहाँ चले जाते, कहाँ, एट ए हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 1/4 हो जाता है। या सपोज करो बच्चों अर्थ के सरफेस पर और मून के सरफेस पर अगर जी को कंपेयर करते हो, आप सभी जानते हो कि भाई मून के सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे जो नियरली 9.81 है, तो मून के सरफेस पे वही g/6 है, ठीक है। और आप इफेक्टिव जी को चेंज भी कर सकते हो, याद है कि नहीं आपको? आपको याद है बच्चों लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट अगर अपवर्ड एक्सेलरेटिंग है तो इफेक्टिव जी क्या होता है बताओ, g+ है, और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग है g- है। यानी जी को आप चेंज कर सकते हो। सैटेलाइट के अंदर जी इफेक्टिव हो जाता है 0, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जी हो जाता है 0, उसे हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो जी इज चेंजेबल। ऑलराइट, याद रखना कि टाइम पीरियड पेंडुलम का जी पर डिपेंड करता है, रेज़ टू द पावर -12। ऑलराइट, तो एक बात साफ है बच्चों, सपोज करो कि जहां पर वेटलेसनेस है, वेटलेसनेस हमने सैटेलाइट में पढ़ा था, वेटलेसनेस जहाँ कहाँ पर है बच्चों, जैसे कि सैटेलाइट के अंदर कहो, इनसाइड सैटेलाइट, या कह सकते हो कि बच्चों फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इन मामलों में जी इफेक्टिव कितना हो जाता है बताइए? जी इफेक्टिव हो जाता है कितना? 0। अब अगर इस फॉर्मूला में आप पुट करते हो तो आप खुद ही सोचो टाइम पीरियड क्या आएगा। आप देखोगे कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π, तो एक डेफिनेट वैल्यू है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम चलो कुछ है, अपॉन जी का वैल्यू जैसे रखने की कोशिश करोगे इफेक्टिव जी आ जाएगा 0। तो आप ही बच्चों बताओ कि समथिंग बाय 0 इट विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब लॉजिक समझो, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, यानी पेंडुलम को यहाँ जाने में, वापस आने में, यहाँ जाने में, ये 4 जो टुकड़े कंप्लीट करने में टाइम लगता है इनफाइनाइट। मतलब क्या समझे? मतलब ये कि इट विल नॉट ऑसिलेट, मतलब ये है इट टेक्स टाइम इनफाइनाइट, दैट मीन्स इट विल नॉट ऑसिलेट। अगर आपको कोई पूछे कि इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, तो जैसे ही आप 1/t कहोगे कि 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट हो रहा है, तो आपको 0 मिलेगा। 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट हुआ? वो 0। जिसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 0, मतलब इट इज नॉट एट ऑल ऑसिलेटिंग। समझ गए बात को? ओके। अब मैं आपको बताऊं कि कई बार क्वेश्चन ये आता है ना कि भाई लेंथ ऑफ पेंडुलम को आपने 5% बढ़ा दिया या 2% बढ़ा दिया, 0.1% बढ़ा दिया, तो बताओ टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं वो वाला रिजल्ट याद करो, मैंने जो आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था कि y जब x⁴n पे डिपेंड करता है तो बच्चों हम कहते हैं डेल्टा y/y शुड बी इक्वल्स टू n, सामने रखो, डेल्टा x/x आप पुट करोगे। ये कब लगेगा बताओ? वही आपको याद होगा 5% से कम वाले मामले में, और 5% से ज़्यादा वाले मामले में क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोग को वीडियो दिया था एक, और आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो बच्चों यूजुअली क्या होता है, देखो लेंथ में जो चेंज हमने किया है यूजुअली क्वेश्चन मेकर वो 5% से बिलो ही रखता है, या मान के चलो कुछ स्मॉल चेंज इन जी की वजह से। तो ऐसे इन मामलों में अगर हम इसकी बात करें तो हम लिखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड शुड बी इक्वल्स टू, जो पावर है देखिए हाफ, जो कि पॉजिटिव है, इसमें आप लिखोगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप कह सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। हमने एरर एनालिसिस में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक उसी तरीके से देखिए बच्चों, अब देखो और एक चीज आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यहाँ पे अगर n पावर पॉजिटिव होता है तो y और x में चेंजेस का नेचर इक्वल होता है। मतलब क्या समझे, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा अगर पावर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप जरा सोचिए कि पावर पॉजिटिव है कि नहीं, सीधी सी बात है पावर पॉजिटिव है। सो इफ लेंथ इंक्रीजेस देन टाइम पीरियड शैल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। लेकिन एक बात सोचो जरा कि अभी अभी हमने कहा था कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू g⁻⁻²। समझ गए बात को? तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा t/t फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड शुड बी इक्वल्स टू -1/2 इंटू डेल्टा g/g। ठीक है बच्चों, ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है दोनों में नेचर ऑफ चेंज अपोजिट है। मतलब क्या समझे, जहां पे g की कमी आएगी, जहां पे g कम हो जाएगा, कहाँ कम हो जाएगा बताओ? हम जानते हैं कि अर्थ के लिए सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होता है,
आप किसी टनल की मतलब किसी माइन के अंदर जाओ, गहराई पे जाओ या हाइट पे जाओ, जी कम हो जाएगा। तो जहां पे जी की कमी है वहां पे टाइम पीरियड विल इंक्रीज, एक में कमी दूसरे में इंक्रीज। क्यों ऐसे होता है बच्चों? जब पावर ये नेगेटिव होगा। तो आप इस चीज को यूज करना। अगर आपको परसेंटेज चेंज कोई पूछे, याद रखना बच्चों, ये सब रिजल्ट्स हम कब लगाते हैं? जब चेंजेस 5% से बिलो होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सी परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड शैल बी इक्वल्स टू -½ इंटू परसेंटेज चेंज इन जी इफेक्टिव। तो माइनस साइन बता रहा है कि देखो वही बात, अगर जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड विल डिप डाउन, अगर जी कम हो जाता है तो टाइम पीरियड शैल इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों एक सिंपल पेंडुलम के लिए। ऑलराइट, ठीक उसी तरीके से ये मुझे बताओ कि डू यू नो अबाउट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। सेकंड्स पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम क्या है बच्चों? देखो सेकंड्स पेंडुलम में याद रखना है कि लेंथ, ठीक है, कितना हो जाता है सेकंड्स पेंडुलम का बताइए। बेसिकली हम कहते हैं कि एक पेंडुलम को ऑसिलेट करने में, कंप्लीट ऑसिलेशन में, हाफ ऑसिलेशन में जो यहाँ पे टाइम लगता है, हाफ ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड का होता है। तो बच्चों सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2 सेकंड आप कह सकते हो। अगर ऐसे कहोगे आप तो t इजिकल्स टू 2 सेकंड लिखो, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है, ये हो गया। तो लगभग L का वैल्यू जो है इट विल बी नियरली 100 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम का लेंथ आपसे पूछा गया जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसी को हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। ऑलराइट, मतलब एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम तक जाने में 1 सेकंड, वापस आने में 1 सेकंड। तो जाने में आधा ऑसिलेशन, वापस आने में आधा ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन के लिए जिसको टाइम लगता है 1 सेकंड, उसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो देखो बच्चों इस फॉर्मूला से अगर आप एस्टिमेट करोगे, दोनों को कैंसिल करो, फिर देखो आगे स्क्वायर करके कुछ मामला जमाओ, तो आपको लेंथ लगभग नियरली विल फाइंड इट इज 100 सेंटीमीटर। इस बात को आपको याद रखना है। तो जी जहां पर 9.81 है या 10 के लगभग है, तो वहां पे आप पाएंगे कि नियरली द सेकंड्स पेंडुलम लेंथ इज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऑसिलेटिंग सिस्टम में सिंपल पेंडुलम के बारे में ही बताया। याद रखना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यह डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ इसके लेंथ को चेंज करो। इफ यू अफेक्ट इट्स लेंथ, टाइम पीरियड विल चेंज। अगर आपने जहां पे पेंडुलम को रखा है वहां पर अगर आप उस प्लेस में अगर जी इफेक्टिव को बदलते हो या प्लेस आप बदलते हो जहां पे जी इफेक्टिव चेंज हो जाए, तो टाइम पीरियड विल चेंज। तो अर्थ के सरफेस में एक पेंडुलम आपने सेकंड्स पेंडुलम लिया बच्चों, लगभग 1 मीटर लेंथ का। तो अर्थ के सरफेस पे आपने देखा लगभग इसको पूरे ऑसिलेशन में टाइम लगता है 2 सेकंड। अब यही बात आप इसी पेंडुलम को मून के सरफेस में ले जाओ तो वहां पे टाइम पीरियड विल चेंज, डेफिनेटली वहां पे जी इफेक्टिव चेंज हो गया। अगर आप मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या सैटेलाइट के अंदर ले जाओ या फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर देखो, मैंने आपको एनालिसिस बताया टाइम पीरियड जहाँ पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? बेसिकली बच्चों का पेंडुलम है, आपने इसको डिस्टर्ब किया, जी इफेक्टिव तो है नहीं, तो यहीं पे रह जाएगा। जैसे कि जो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाती है वहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं। देखो जहाँ पे पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस किया, वापसी का टेंडेंसी ही नहीं है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू रिस्टोर इट्स पोजीशन, इट विल नॉट गोइंग टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप इसको डिस्टर्ब करोगे वहीं पे टिक जाएगा, मतलब वो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड इन्फिनिटी या फ्रीक्वेंसी 0। चलो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्प्रिंग पेंडुलम और बाकी चीज़ें जो मैंने नोट्स में आपको बताया इसके सब्सिक्वेंट, जैसे कि एनर्जी इन SHM, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली कंपाउंड पेंडुलम। आगे जो है मेनली देखो अभी काफ़ी बेसिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, आगे हम वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को आप लोग देखना जरूर और बिल्कुल आराम से देखना, हड़बड़ी में नहीं, आराम से एक एक पॉइंट को आप मार्क करना। नोट्स तो मैंने दे ही दिया है, आप अपनी तरीके से उसे मेमोराइज यानी उसको इम्बाइब करने के लिए आप एक बार खुद भी इसको लिखित प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और फिर आगे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं और आगे
जो है स्प्रिंग पेंडुलम है या एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब वगैरह उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपाउंड पेंडुलम और इसके एप्लीकेशंस हम काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, सिंसियरली इस वीडियो को देखना और आप भी लिखित प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, जैसे कि आप भूल ना जाओ।